है, मतलब मुझे दोबारा से उसी लिंक पे जाके कनेक्ट कर लेना है। Yes. हाँ, जो लिंक है उसी पे चला जाऊंगा मैं। Hello, dear friends. So, dear friends, most welcome to this session. मेरे साथ हैं मुकेश जी और हम करने वाले हैं केसरी 2 मूवी का रिव्यू, राइट? तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं मुकेश जी से। जी मुकेश जी, मूवी ओवरऑल कैसी लगी एज अ नॉर्मल इंसान आपको? सबसे पहले तो सभी लोगों को नमस्कार। और मूवी बहुत ही शानदार रही सर, बहुत ही लाजवाब मूवी है। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि सर इस मूवी में जो चीज़ उन्होंने जो डेपिक्ट की है, जो चीज़ें दिखाई है, एक्चुअली वो चीज़ें हम लोगों को पता होनी भी चाहिए। और मतलब सबको पता होनी चाहिए कि कितना संघर्ष रहा है हम लोगों को यहाँ तक पहुँचने में। और इन मूवीज़ के माध्यम से ये चीज़ें हमें देखने को, समझने को मिल रही हैं, ये बहुत बड़ी बात है सर। तो सभी को देखनी चाहिए, यस, बहुत ही शानदार है। राइट 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 राइट। मतलब देखनी तो अवश्य चाहिए क्योंकि बहुत सारे यूथ को पता ही नहीं है कि जलियांवाला बाग क्या होता है। किताबों में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, बट इस मूवी को देख के भावनाएं काफी जागृत हो जाएंगी सभी लोगों में, और जागृत होनी चाहिए। अंग्रेजों के प्रति हमारा सम्मान बिल्कुल भी होना नहीं चाहिए। ये मतलब मेरा तो आज थोड़ा बहुत था, वो भी खत्म हो गया इस मूवी को देखने के बाद। मैं तो गालियां निकल बिल्कुल। रही थी अंग्रेजों के प्रति मेरे मन में तो। ठीक है। और मूवी के एंड में भी बोला गया था कि मतलब अंग्रेजों ने आज तक इस चीज के लिए कभी माफी नहीं मांगी। तो इस मूवी का कोर्ट रूम ड्रामा कैसा लगा आपको? मतलब इस मूवी में एक्चुअली जो मेन चीज है वो है कोर्ट रूम, मतलब अदालत के अंदर जो ड्रामा है वो कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा था सर। और उसमें भी अच्छी बात क्या थी कि वो भी एक सच्ची घटना पर आधारित था। मतलब जिस वक्त ये जलियांवाला हत्याकांड हुआ, और हत्याकांड होने के बाद में जिस तरीके से उसको छिपाने की कोशिश की गई जनरल डायर हम्म। के द्वारा, तो उसको जो लोगों के सामने जो लेकर के आए, यदि वो व्यक्ति यदि कोशिश नहीं करता, वो जो अपना जो बैरिस्टर था, जो वकील था, यदि वो वकील उस टाइम पर नारायण यदि कोशिश नहीं करता, तो शायद आज हम लोगों को उसके बारे में कुछ पता भी नहीं चल पाता। इतनी बड़ी इवेंट हुई, इतनी बड़ी घटना हुई, इतना एक कत्ले आम हुआ, इतने सारे लोगों ने अपनी जान गंवाई, और वो लोगों को पता तक नहीं चल पाता। तो जो कोर्ट हाँ। रूम में जो सब कुछ जो दिखाया है, उस टाइम की जो सिचुएशन थी, कैसे उस अकेले व्यक्ति ने लड़के और लोगों तक ये खबर पहुंचाई। अदरवाइज तो उन्होंने तो कोई कसर छोड़ी नहीं थी। उन्होंने तो अखबार जलवा दिया, सारे लोगों को हाँ। अपने फेवर में ले रखा था। लेकिन उस एडवोकेट ने हम्म। और उसकी जो जूनियर एडवोकेट थी, उसने मिलकर के, अनन्या पांडे ने, इन दोनों लोगों ने, अक्षय कुमार ने और अनन्या पांडे ने, जो दोनों ने मिलके जो काम किया, इस मूवी के माध्यम से जो दिखाया, वो वाकई में बहुत इम्पोर्टेंट भी था हम लोगों को हम्म। इस हत्याकांड के बारे में पता होने के लिए। और देखा जाए तो पूरी की पूरी मूवी एक तरीके से उसी कोर्ट रूम के आसपास ही घूमती रही है। यानी देखा जाए तो ये 2000 सॉरी, ये जो हुआ था जलियांवाला हत्याकांड, एक्चुअली 1919। 1919 में जो जलियांवाला हत्याकांड हुआ, उसको लोगों तक पहुंचाने के लिए ही पूरी की पूरी एक तरीके से मूवी है ये। हम्म। तो बहुत शानदार है हाँ, सर। कुछ लोग कहेंगे कि बीजेपी के जमाने में ये मूवी बनी है बीजेपी को लिए, बट इसमें बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है। उस जमाने में ना तो आरएसएस थी ना बीजेपी थी। 1925 में आरएसएस का गठन हुआ है, उससे भी ये 5-6 साल पुरानी घटना है। और इसमें बीजेपी का क्या लेना देना है? बहुत ही घटिया सोच की बात है अगर आप इसको बीजेपी और आरएसएस से जोड़ के अगर बात करें तो। परंतु अगर शंकर नैयर, वो जो केरला का था, साउथ इंडिया का था बंदा, अगर नहीं होता तो जलियांवाला बाग की बात कभी भी किसी को पता चलती ही नहीं। तो उस बंदे को क्रेडिट जाता है, और एक दो करेक्टर और रहे होंगे उस जमाने में उसके साथ, उनको भी जाता है क्रेडिट। फिल्म में भी दिखाया गया है कृपाल सिंह और जो लड़की थी दिलजीत गिल, जिसका जी, रोल अनन्या पांडे ने निभाया है। तो अनन्या पांडे की एक्टिंग कैसी लगी आपको? लगी ठीक ठाक एक्टिंग? बहुत अच्छी थी सर, बहुत शानदार की उसने एक्टिंग। हालांकि मतलब मूवी में ऐसा बहुत ज्यादा वो नहीं था कि उसका बहुत ज्यादा कोई बार बार उस तरीके का कोई ड्रामा टाइप का रहा हो। लेकिन जितना भी उसका रोल था, जितना भी हम्म। उसका पार्टिसिपेशन था, वो बहुत शानदार था, बहुत हाँ, बढ़िया। चंकी पांडे की लड़की ने बढ़िया एक्टिंग की है। मतलब ऐसा नहीं लगा कि उसको जबरदस्ती डाला गया है तो उससे एक्टिंग हो नहीं रही है। तो हम्म, उसने कहीं ना कहीं अपनी एक्टिंग जो है कर दी है। ठीक है। बिल्कुल। और मूवी जो है जलियान वाला जो डार्क
जो बाघ हत्याकांड है, मसाकर है, वो बहुत ही ज़्यादा डार्केस्ट चैप्टर है हमारे इतिहास का, और उसको काफ़ी सेंसिबिलिटी के साथ इस मूवी में पेश किया गया है। और मूवी जब देखेंगे परिवार सहित या बच्चों सहित तो आपकी आंखें खुलेंगी नहीं, आंखें फटी की फटी रह जाएंगी जब वहां पे 10,000 लोगों को सीधा बंदूकों से गोली से मार दिया। तो बिल्कुल। ये एक मूवी के तौर पे नहीं, हमें ये एक इतिहास के रूप में देखना चाहिए, भारत के इतिहास के रूप में, और समझना चाहिए कि मतलब क्या ही अत्याचार हमारे देश में हुआ है, और काफी सर सही तरीके से फिल्माया गया है। हालांकि मेरे को गुस्सा भी आ रहा था, मेरे आंसू भी आ गए थे उस समय जब वो गोलियां चल रही थी। तो ये एंटरटेनमेंट के हिसाब से नहीं, मतलब देश के इतिहास को समझने के हिसाब से। एक्चुअली सर क्या है ना, आज हम लोग जिस लेवल पर बैठे हुए हैं, आज हम जो बोलते हैं कि हम लोग आज़ाद हैं, और इनफैक्ट देखा जाए तो आज हम बहुत अच्छी स्थिति में हैं। उसको उस कंपैरिजन में देखा जाए तो जो उस टाइम का जो दिखाया है जलियांवाला हत्याकांड, और हम आज की सिचुएशन जो देख रहे हैं, तो सोच के देखिए हम लाखों गुना बेटर स्थिति में हैं। लेकिन इस लाखों गुना बेटर स्थिति तक पहुंचने के लिए कितने संघर्ष रहे हैं। उन सारे लोगों ने शायद वो संघर्ष नहीं किए होते तो आज की तारीख में हम लोग जिस लेवल पे हैं शायद नहीं भी होते। तो जिन लोगों ने संघर्ष किया, तो उन लोगों का संघर्ष हमें पता भी होना चाहिए, हमें याद भी करना चाहिए, सैल्यूट भी करना चाहिए, उनका एक एहसान भी मानना चाहिए कि वाकई में उन लोगों ने जो किया अपने टाइम पर वो बहुत बड़ी बात थी। और वो देखा भी हम लोगों ने, 10,000 लोगों को एक साथ एक ही ग्राउंड के अंदर सोच के देखिए मार दिया जाए, और जिस तरीके से मारा जाए ब्रूटली, मतलब कोई बचने का चांस ही नहीं है। वो लोग कुएं में भी कूद रहे जान बचाने के लिए, तो क्या लगता है कुएं में जितने लोग कूदे होंगे क्या उनकी जान बची? वो सारे दम घुट के वैसे खत्म हो गए। और फिर लास्ट में जो उसमें एक चीज और दिखाई कि कोई गोली से यदि बच भी गया, यदि कोई गिर हाँ, गया होगा, किसी के नीचे दब गया होगा, या कोई बहाना मार के यदि लेट गया कि चलो ये समझ लेंगे कि ये तो इसको तो गोली लग गई है, तो फाइनली जो उनको बोला कि जा जा करके जो संगीन से उनको गोद गोद के मार दो। तो मतलब ये जो किया उस टाइम पर वाकई में रोंगटे खड़े करने वाला था। आज तो हम लोग जो अभी ये जो हुआ है पहलगाम में 27-28 लोग मारे हैं, उनको लेकर के ही हम लोग पूरा का पूरा देश आज एक तरीके से सबका खून खौल रहा है, सबको बड़ा वहां अजीब सा दस लग रहा है। हजार मार दिए थे, 10,000। सोच के देखिए 10,300 कुछ लोग मारे थे, कहाँ 2800 कहाँ 10,000। सर हमारे तो मतलब 7-8 गांव की जनसंख्या मिला के होते हैं 10,000 लोग। 10,000 बिल्कुल लोग सर, बहुत होते हकीकत हैं। बात है। एक गांव में मुश्किल से 800 1000 लोग ही होते हैं, मेरे सच गांव बात है। में 1200-1300 लोग हैं मात्र। अगर 10,000 करने हैं तो 7-8 गांव मिलाने पड़ेंगे। ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत ही मतलब, और इसमें दो बातें यहाँ पे हुई हैं। एक बात तो ये हुई है कि जनरल डायर जो है वो मानसिक रूप से बीमार है, तो उसने 10,000 लोगों को मरवा दिया। जी तो अंग्रेज कह सकते थे कि भाई हम तो बुरे नहीं थे, बट जनरल डायर बुरा था। बट जनरल डायर ने जब मरवा दिए तो तब पूरे अंग्रेजों ने, पूरे क्राउन ने, अंग्रेजी हुकूमत ने उसको बचाने की कोशिश तो की ना। बिल्कुल तो और तुम कहाँ अच्छे थे, अंग्रेज कहाँ अच्छे थे? तुमने लिख रखा है डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड। तो वो बिल्कुल। जो फीलिंग है ना, वो मूवी देख के आएगी कि अंग्रेज कितने अच्छे थे, डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड। मैं यहाँ पे एक चीज कहना चाहूंगा कि जब देश आजाद हुआ तो क्या हमें अपने देश में से चर्च और क्रिश्चियन मिशनरी नहीं हटा देने चाहिए थे? भाई वो अंग्रेज हमारे ऊपर आए, दबदबा डाला, तभी तो बने वो। जब वो सारे आजादी देकर गए तो हटा देने चाहिए थे। पर वो हम्म। हमें सिर्फ एक आधी अधूरी आजादी मिली, और चर्च और मिशनरी यहीं पर रह गए। वो चर्च और मिशनरी जो उन अंग्रेजों ने बनाए थे जो कहते थे डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड। बताइए आप। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, जाहिर सी बात है। देखिए हमारे यहाँ तो पहले हिंदू ही थे, सिर्फ है ना, हिंदू थे, सनातनी थे। सनातन धर्म था, सनातनी थे। जाहिर सी बात है कुछ लोगों ने उन्होंने कन्वर्ट किया होगा, प्रेशर में लेकर के उन्होंने हाँ, क्रिश्चियंस बनाया होगा। तो जब हाँ, उन्होंने क्रिश्चियंस बनाया, फोर्सफुली बनाया, तो उनके जाने के बाद में उन्हें सफाई होनी वापस जरूरी अपना, थी। एग्जैक्टली, हाँ, बिल्कुल। बट सफाई नहीं हुई भैया तो हमारे देश में। चले गए थे, तो भैया तुम जाओ इन्हीं के साथ चले जाओ, इंग्लैंड जाओ मौज करो, और नहीं तो हम्म। अपना जैसे थे वैसे आ जाओ। हाँ, बट इस मूवी से अक्षय कुमार ने एक वापसी की है अच्छी। मुझे लग रहा है मूवी जो है सुपर हिट, अच्छी कमाई करने वाली है, सुपर हिट तो जाने वाली है ये मूवी। क्या कहना है हम्म। आपका?
बिल्कुल सर, बिल्कुल, बहुत ही शानदार है। अक्षय कुमार का रोल भी बहुत अच्छा था, बहुत ही शानदार था और आर माधवन का भी बढ़िया था, जितनी देर का उसका रोल रहा, बहुत ज़्यादा लंबा तो नहीं रहा, लेकिन उसने भी अपना बहुत ही अच्छा पार्ट प्ले किया। उसने जो दिखाया किस तरीके से उस टाइम पर भी कुछ लोग थे, जो अंग्रेज़ों के लिए लड़ते थे। ये भी दिखाया, उस टाइम पे कुछ लोग ऐसे भाई भी थे। शंकर नैयर भी तो अंग्रेजों के साथ ही था ना शुरू में। जो अक्षय एग्ज़ैक्टली। कुमार का जो पात्र है वो भी अंग्रेजों के साथ ही था शुरू में। तो आज के जमाने में जैसे कपिल सिब्बल है और मनु सिंघवी है, ध्रुव राठी है, अजीत अंजुम है, जो बहुत सारे बेवकूफ देश विरोधी ताकतों के साथ हैं, ऐसे उस जमाने में भी होते थे। अपने अपने स्वार्थ के लिए ये सब लोग मतलब सरकारों के साथ रहते थे। हुँ, अब किसी की आंख खुल जाए तो उसमें एक शंकर नैयर था, जिसमें बिल्कुल। अक्षय कुमार का जो रोल निभाया है, तो फिर अच्छी लास्ट में तो एक्टिंग जो करी आर है अक्षय माधवन कुमार ने। लास्ट में तो आर है माधवन भी उसको भी समझ में आ गया था और उसने भी वहाँ से अपना रेज़िग्नेशन दे दिया था उनके वायसराय उससे जो है कमीशन से। वायसराय कमीशन वायसराय से उसमें कमीशन जो से। हाँ, उसने भी हम्म, रेज़िग्नेशन दे दिया था, जी मुझे नहीं करना है। बोले कि तुम्हें हम्म, फ्यूचर का ध्यान नहीं है, बोले तुम अपने फ्यूचर का ध्यान रखो, मेरा फ्यूचर तो ठीक है। हम्म। तो लोगों को समझ तो में आया भी था बाद में। वैसे अक्षय कुमार देखा जा रहा है पिछले कई सालों से ऐसी ही मूवी बनाता है जिससे समाज सुधार हो और देशभक्ति जागे। टॉयलेट मूवी बनाई मैक्स और बहुत सारी मूवीज यही बनाई हैं उसने पिछले पिछले 5-7 सालों में, जिससे देश में जागरूकता है, देश का भला हो। अवेयरनेस। हाँ मतलब सिर्फ पैसे के लिए काम नहीं कर रहा है अक्षय कुमार फिलहाल, और एक्टिंग तो वो कर ही रहा है। धांसू भाई पुराना एक्टर है, निखरा हुआ एक्टर है, ठीक है। हुँ, एटलीस्ट वो अक्षय कुमार की तरह भांडगिरी नहीं कर रहा है इस जी, समय। हर समय नाचना नाचना गाना नहीं है, मतलब एक देश को बनाने वाली मूवीज वो बना रहा है। तो बिल्कुल। पूरा वजन अक्षय कुमार की बहुत सारी मूवी है सर, काफ़ी अच्छी मूवीज़ हैं। अक्षय कुमार ने हम्म, जैसे आपने नाम लिया टॉयलेट मूवी का, टॉयलेट एक हम्म, प्रेम कथा करके है। दूसरी एक हम्म। मूवी थी जिसमें वो हॉस्पिटल्स को डिस्क्लोज़ करता है, हॉस्पिटल्स के हाँ अंदर क्या गब्बर, चलता है। जिसमें गब्बर बना होता है, गब्बर इज़ बहुत बैक, सही। गजब गब्बर इज़ गजब। बैक। हम्म, क्लास मूवी उसने बनाई है। हम्म, उसके बाद में ये भी बड़ी अच्छी है, गोल्ड मूवी बहुत शानदार हम्म, बनाई है। अरे हम्म। गोल्ड मूवी तो आपने देखी होगी शायद। यस गोल्ड पूरी मूवी में देखी है। बहुत शानदार हॉकी वाली हाँ, जो गोल्ड मूवी है, वो भी बड़ी प्यारी मूवी है। तो अक्षय कुमार की सारी की सारी जितनी भी अब मूवीज़ आ रही हैं, बहुत शानदार हैं। और सर सबसे अच्छी बात तो क्या है ना पता है? मुझे तो अक्षय कुमार एक चीज़ के लिए और बहुत अच्छा लगता है, जी। पर्सनैलिटी के लिए। वो हाँ, स्लिम थी पर्सनैलिटी, उसका जो है मतलब फ़ॉलो करना, आयुर्वेदा को फ़ॉलो करना, हाँ वो आपसे डिसिप्लिन। मैच करता है ना, अर्ली अर्ली मॉर्निंग जगना और ये सब, इसलिए आपको तो ज्यादा अच्छा वैसे भी लगेगा। हाँ, एक्चुअली सर फिटेस्ट मैन मतलब बोलते हैं ना हम्म। फिटेस्ट एक्टर है आज की तारीख गुड में गुड वो। गुड। तो बढ़िया है सर, अच्छे जैसे स्टेप्स बना रही है। पूरी मूवी का जो वजन था वो अक्षय कुमार के ऊपर ही है देखा जाए तो। पूरी मूवी शुरू से हाँ, एंड तक अक्षय कुमार के इर्द गिर्द ही घूम रही है। जो शंकर बिल्कुल। नैयर जो पात्र है, पूरी मूवी हिट कर दी बंदे ने, अकेले ढोके ले गया, है ना। बट आर एक्चुअली माधवन ने इसमें क्या ऐड किया है? आर माधवन की जगह कोई और वकील होता तो काम चल जाता या नहीं चलता? आर माधवन ने कोई दम दिया है मूवी के अंदर? एक्चुअली सर देखिए, चल तो कोई भी जाता, लेकिन हम्म, है ना एक अपना फेस होता है, अपना एक रोल होता है, एक हम्म, स्टाइल होता है। आर माधवन का जो स्टाइल है, जैसा उसकी हम हम्म, बाकी भी मूवीज़ में देखते हैं, आर माधवन हम्म, को देख कर के ना एक मतलब एक डिफरेंट ही स्टाइल है। जैसे आप उसका थ्री हम्म, इडियट मूवी में देखिए, वहाँ पे भी आपको हम्म, एक हल्की सी झलक दिखाई देगी। उसके बाद में एक मूवी थी आर माधवन की अ, उसके साथ में क्या नाम है आपका? अरे! कंगना रनौत के साथ में जो एक मूवी यस 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 यस। है ना? जिसमें हस्बैंड वाइफ का रोल प्ले शादी, करते हैं। शादी वाली, अ, हाँ। शादी वाली जो मूवी है, हम्म, तो मतलब उसका एक एक है ना अलग ही हम्म, स्टाइल है। तो वो स्टाइल लगने से मतलब एक तरीके से बोलते हैं ना छौंक लगना, मूवी में तड़का हम्म। लगना, तो एक तरीके की वो वाली फीलिंग है। तो बाकी आपकी क्या रेटिंग कंप्लीट है? आउट ऑफ 5 क्या रेटिंग है इस मूवी की अक्षय कुमार और सारी चीजों को देखते हुए, डायरेक्शन और सब कुछ? सब 5 में से मतलब 4.5 मेरे हिसाब से। हाँ मेरे हिसाब से भी 4.5 और ऑलमोस्ट 5 मैं तो दूंगा। मतलब हुँ, डायरेक्शन भी अच्छा है, और एक बार ऐसा लगा फिल्म बीच में खत्म हो गई है तो अक्षय कुमार हाँ, लौट के अपने गांव चला गया, तब मुझे लगा ये इतनी जल्दी कैसे खत्म हो गई। फिर वो जो हुँ, बाद में जब उसको एक जेल से चिट्ठी पहुंची, जो फिर वो कृपाल जो सिंह। रोया, इमोशनली कनेक्ट हुआ। तो मैं सारा कुछ तो नहीं बता रहा हूँ, बट फिल्म ये देखना चाहिए, परिवार के साथ जरूर ये मूवी देखनी चाहिए।
देखने लायक मूवी है परिवार के साथ, राइट? एक्चुअली सर इस मूवी से जो मुझे जो सबसे अच्छी जो कुछ चीजें सीखने को मिली और जो मैं लोगों को बोलूंगा कि इस मूवी से वो लोग भी जाके देखेंगे तो उन्हें भी सीखने को मिलेंगी। कोई भी व्यक्ति यदि किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल होने के लिए काम कर रहा है, चाहे वो कोई स्टूडेंट है अच्छी जॉब पाना चाहता है, या कोई प्रोफेशनल है वो अपनी फील्ड में सक्सेस होना चाहता है, या कोई प्रोफेशनल नेटवर्क बिल्डर है, डायरेक्ट सेलर है, वो सक्सेस होना चाह रहा है अपनी फील्ड के अंदर, तो यहाँ से कुछ चीज़ें हैं जो मैंने इस मूवी से पकड़ी हैं, जो कि हमें आगे के लिए इंस्पायर करती हैं, मोटिवेट करती हैं, गाइड करती हैं। उनमें कुछ चीज़ें जैसे सबसे पहली तो ये कि हमें हार नहीं माननी चाहिए, हार नहीं माननी चाहिए। यहाँ पे अक्षय कुमार ने जो रोल किया है और जिस चीज़ के लिए किया है, अक्षय कुमार से भी पहले मैं बोलूँ तो सर अनन्या पांडे, अनन्या पांडे ने अक्षय कुमार को जब तैयार किया लड़ने के लिए अंग्रेजों के खिलाफ, जलियांवाला बाग का जो मैसेज लोगों तक पहुंचाने के लिए जो अनन्या पांडे ने जो लोगों को तैयार, जो अक्षय कुमार को तैयार किया, अक्षय कुमार एक बार में तैयार नहीं हुआ था, उसको राइट, एक बार राइट। बोला, जाने के लिए मना किया, फिर दोबारा फिर उसको और थोड़ा सा अप्रोच किया, उसको नहीं माना झकझोरा, तो उसको समझाया झकझोरा, कि बेटा तुम आदमी सही इमोशनली, हो पर गलत जगह पर हो, आदमी फिर सही हो उसके पर अंदर गलत जगह फाइनली पर हो। हाँ, और सर फिर भी हम्म, उसने एक चीज और दिखाई, जब वो ऐसे भी नहीं माना तो फाइनली उसको वो न्यूज़पेपर ही पकड़ा दिया, बोले ये लेके जाओ, बोले ये हम्म। लेके जाओ। मतलब यहाँ पे एक चीज देखने को मिलती है अनन्या पांडे की तरफ से कि उसने हार नहीं मानी, होप नहीं, डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन, हम्म, है ना, समझाने की पूरी कोशिश की, और उसका फाइनली राइट। रिजल्ट क्या हुआ, अक्षय हम्म, कुमार ट्रेन में से उतर के आ गया, बोले कि नहीं लड़ना है, करना है, और फिर जाकर के उसने जलियांवाला बाग देखा जिस चीज के लिए उसको प्रमोट किया गया था। तो वहां से एक चीज सीखने को मिलती है कि हार नहीं माननी चाहिए। दूसरी चीज, फिर अक्षय कुमार ने जब अपनी तरफ से कोशिश की उस केस को लेकर के कि लोगों तक वो चीज पहुंचे, जनरल डायर को गिल्टी बताया जाए, उसको लोगों के सामने डिस्क्लोज किया जाए, तो वहां पर भी उसने हार नहीं मानी है। और एक बार वो हार भी गया, लेकिन हम्म। हारने के बाद भी, मतलब आप देखिए गांव पहुंच गया, गांव पहुंचने के बाद भी फिर दोबारा से रीस्टार्ट किया, रीस्टार्ट करने के बाद भी जब जाके अपील की उसने, तो उसकी अपील खारिज कर दी। और अपील जिस वक्त खारिज की है, उस वक्त जो कहावत होती है ना, साम दाम दंड भेद, अब उसने खड़े होकर के भी कोर्ट में गाली देना चालू कर दिया। अब नहीं, जब कोर्ट ये में तो इस मूवी का ना सबसे टॉप सीन बन गया कि मतलब उसने कहा कि अब तो मेरी सारी उम्मीदें टूट गई बॉस। बिल्कुल मतलब अपील खारिज हो गई तो ये तो केस यहीं दब गया। तो फिनिश, उसके दिमाग में चालाकी आई, जिसे लोग कहेंगे कि मात्र गुस्सा था, वो गुस्सा नहीं था। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि वो उसे अचानक से बहुत गुस्सा आ गया, ब्रूटली है, ब्रूटल एंगर हो गया, उसकी वो, है ना। तो वो गुस्सा नहीं था, उसने कहा उसने जो बोला फक यू, ठीक हाँ है, मूवी में बोला गया है, जिसकी वजह से एडल्ट रेटिंग मिल गई है मूवी को, और बंदूक चलने की वजह से एडल्ट रेटिंग मिल गई है। बट परिवार सहित ये मूवी देखी जा सकती है। तो वो गुस्सा नहीं था अक्षय कुमार का, वो उसने वहां पे अपने नकली गुस्से को इस्तेमाल किया केस बिल्कुल। को कंटिन्यू करने के लिए। वो चीज बड़ी अच्छी लगी मुझे। बहुत से लोग कहते हैं गुस्सा करना गलत है, तो यहाँ भी उसने गुस्सा करके गेम बनाया अपने पक्ष में। सर वो उसकी प्लानिंग थी, हाँ, वो दैट वाज द उसकी प्लानिंग। मतलब दैट वाज एन इंटेलिजेंट प्लानिंग। क्योंकि यदि यस, देखिए यस। उस वक्त यदि वो नहीं करता तो गेम तो खत्म ही था ना, तुम अपने घर जाओ हम यस। अपने घर जाएंगे। लेकिन उसने बोला यार जाना तो नहीं है, अल्लाह हार नहीं मानी, वहां पे उसने साम दाम दंड भेद, चाहे जज को गाली देनी पड़ी, चाहे जुडिशरी को गाली देनी पड़ी, कुछ भी करना पड़ा, लेकिन सीन में बने रहने के लिए जो उसने किया, और फाइनली फिर हुआ भी। अब आप देखिए लास्ट जो सीन हुआ है कोर्ट का, जिसमें कि उसके ऊपर अब जो ट्रायल किस चीज का था, अब ट्रायल जलियांवाला बाग का नहीं था, अब ट्रायल इस बात का नहीं था कि जनरल डायर गिल्टी है कि नहीं, अब ट्रायल इस बात का था कि इसको आगे को वकालत करने देनी है कि नहीं करने देनी है, हाँ, इसको डिसबार कर दो भाई। इसको डिसबार कर दो। और फिर उन्होंने हाँ। कोशिश भी, उन्होंने ये कोशिश भी की, और वहां पे इस चीज को उन्होंने वहां पे क्या कह सकते हैं उसको, मतलब प्रूव करने की कोशिश भी की कि ये व्यक्ति सही हम्म, नहीं है, ये एडवोकेट सही नहीं है, और ये हम्म, इस पोजीशन में नहीं है कि अब ये कंटिन्यू करे, और अब इसकी जो है हम्म, इसका लाइसेंस खत्म किया जाता है। और राइट। उसने वहां से, मतलब बोलते हैं ना, वहां से वापस धागा पकड़ के खींचना चालू किया, और सब हम्म, कुछ अपने फेवर में कर लिया। हम्म, तो ये मतलब एक बहुत बड़ी चीज सीखने को मिलती है कि हार मत मानो, हम्म, हिम्मत मत हारो, लगे रहो, एक चीज ये सीखने को मिली।
दूसरी चीज सर जो मुझे सीखने को वहां से लगता है कि सब लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि आपकी हर एक्टिविटी, आपका हर काम, आपका हर प्रयास आपको सफलता की तरफ लेके जा रहा है। हर प्रयास अपना काम करेगा। आज यदि आप कोई प्रयास कर रहे हो, उस प्रयास से आज आपको कोई रिजल्ट दिखाई नहीं दे रहा है, तो टेंशन मत लो। सही नियत के साथ सही दिशा में अपना प्रयास करते रहो। प्रयास कई बार छोटा होगा, कई बार बड़ा होगा, कई बार इंस्टेंट रिजल्ट देगा, कई बार उसका रिजल्ट दूरगामी होगा, लेकिन कोई भी आपका प्रयास बेकार नहीं जाएगा और आपको राइट। सक्सेस दिलाने में उसका रोल होगा। ये बहुत बड़ी बात इस मूवी से देखने को मिलती है, जो लोगों को देखनी चाहिए और ये मैसेज वहां से लेना चाहिए डायरेक्ट। राइट। और तो सर अभी आपको थोड़ा और सा आप जी, लगती है आर और माधवन आपको के रोल के बारे में बताइए। मतलब उसका रोल ज्यादा नहीं है, बट वो आर माधवन का जितना भी रोल है, मुझे लग रहा है उसने फिल्म को थोड़ा सा और ज्यादा अट्रैक्टिव और इंटरेस्टिंग मतलब किया बना दिया है ना। तो उसकी एक दाढ़ी वाड़ी का जो ओवरऑल जो लुक बनाया है ना इसका आर माधवन का, वो काफी इंप्रेसिव बनाया है और काफी इंटेलिजेंट दिखाया है। और बिल्कुल। मतलब बहुत बड़ा कलाकार है, पूरे केस को घुमा दिया इसने, कहीं से भी चीजें उठा के कहीं भी कनेक्ट कर दी। बट एंड में भाई साहब देशभक्ति उसके दिल में भी थी। जी। मतलब ऐसा नहीं है कपिल सिब्बल की तरह नहीं था कि बिल्कुल देशभक्ति नहीं थी। देशभक्ति एक्चुअली उसके दिल में भी सर, थी। हम्म। एक्चुअली आर माधवन इन मूवी, अक्षय कुमार के साथ इस मूवी में एक्चुअली ही वाज अ गुड फ्रेंड ऑफ अक्षय कुमार। लेकिन वहां पे एक चीज देखिए, वहां पे एक चीज और समझने वाली मिलती है कि हम्म। यदि किसी के दिमाग में यदि जहर डाला जाए, हम्म। यदि किसी के दिमाग में जहर डाला जाए तो किसी को भी डिस्टर्ब किया जा सकता है। एक्चुअली डिवाइड एंड रूल आर किया जा सकता है। आर माधवन और अक्षय कुमार दोनों दोस्त थे और यस। ऐसी उसके मन में कोई फीलिंग नहीं थी अक्षय कुमार को लेके। लेकिन चूंकि हम्म। अंग्रेजों की नीति रही थी डिवाइड एंड रूल, यस। वहां पे भी अक्षय कुमार के अगेंस्ट उसको यूज करने के लिए उस हम्म। क्राउन ने उसे अक्षय कुमार के खिलाफ भड़काया। हम्म। क्या किया? अक्षय कुमार के खिलाफ भड़काया। यस। और सब भड़काने की वजह से जब बोलते हैं कि जब कानों में कोई चीज डाली जाएगी तो वो असर तो करती है, राइट। और वही असर उसके साथ में, और जो उसकी जो नेगेटिव जो काउंसलिंग की गई, यहाँ पे सर रोल ऑफ काउंसलिंग दिखाई दिया। जो हम लोगों को समझाते हैं कि काउंसलिंग क्या करती है, जैसे वहां पे रामायण में मंथरा ने काउंसलिंग की थी केकई की, और वहां पे जो हुआ था, या फिर शकुनी ने जो काउंसलिंग की थी महाभारत में दुर्योधन की, वही काउंसलिंग यहाँ देखी जा सकती है जो क्राउन ने की आर माधवन के साथ, और जिसकी हाँ, वजह से वो हु इज योर एडवाइजर। है ना, हु इज योर एडवाइजर। तो एडवाइजर गलत था, नेगेटिव काउंसलिंग थी, और वो अक्षय कुमार के अगेंस्ट खड़ा हो गया, देश के खिलाफ ही लड़ने के लिए खड़ा हो गया। मतलब आप सही कह रहे तो हो, राहुल गांधी के जितने भी काउंसिल हैं सब गधे हैं। हाँ, तो जाहिर सी बात है, शायद राहुल गांधी का भी कोई अच्छा काउंसलर होता तो हो सकता है उसके कैरेक्टर में कुछ डिफरेंस आता, डेफिनेटली आता। तो इस फिल्म के जो डायरेक्टर हैं वो हैं करण सिंह त्यागी, जो जी, कि त्यागी जी। अपनी असल जीवन में भी वो एक वकील हैं। तो जी। आपको क्या लग रहा है, जो इस मूवी के डायरेक्टर हैं करण सिंह त्यागी, वो खुद एक वकील हैं, तो खुद एक वकील होने की वजह से वो इस कोर्ट रूम ड्रामा को कितना अच्छा बना पाए? कैसा लगा आपको ये कोर्ट रूम ड्रामा? अच्छा था सर कोर्ट रूम ड्रामा, हालांकि हमने और मूवीज में भी देखा हुआ है, हम्म। लेकिन इस कोर्ट रूम ड्रामा में क्या है, क्योंकि उस अंग्रेजों की टाइम की मूवी है, तो प्रभाव अंग्रेजों का ज्यादा होता था, जज अंग्रेज है, हम्म। और इवन ज्यूरी बैठी हुई है वहां पे, और ज्यूरी में भी हम्म। वहां पे एक चीज जो दिखाई उन्होंने, कि अंग्रेज अपने फेवर के लिए, अपने लोगों के पक्ष के लिए कुछ भी कर सकते थे। मतलब जो हाँ। ज्यूरी का जो डिसीजन था, उस डिसीजन को भी छिपा लिया और कुछ अपना ही अलग डिसीजन दे दिया, हाँ, तो जो आप बाद में समझो ना, सेम चीज यहाँ पर हुई है। जब जवाहरलाल नेहरू को प्रदेश का प्रधानमंत्री बनाना था, तो बिल्कुल भी वोट नहीं मिले थे भाई साहब को, जी। सारे वोट वल्लभ भाई पटेल को मिले थे। जी। तब भी मिस्टर महात्मा गांधी ने नेहरू को बना दिया। हम्म। तो गांधी वॉज अगेंस्ट डेमोक्रेसी। एक्चुअली एक्चुअली सर इसमें मैं एक चीज कहना चाहूंगा, जो मुझे जहां तक नॉलेज है, जहां तक मुझे पता चला है, उस टाइम पे 14 वोट थे, 14 लोगों के वोट पड़ने थे इन दोनों के लिए, कि प्रधानमंत्री के ये दोनों दावेदार थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल और अपने जवाहरलाल नेहरू जी।
तो जब वोट पड़े तो बताते हैं कि इनके फेवर में 13 वोट पड़े थे सरदार वल्लभ भाई पटेल के फेवर में, यस। 13 वोट्स थे। और हाँ। एक्चुअली फाइनल ये था कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही प्रधानमंत्री बनाया जाना चाहिए क्योंकि वोट उनके हैं। लेकिन जवाहरलाल नेहरू जी ने ये बोल दिया था कि यदि मुझे प्रधानमंत्री नहीं बनाया तो मैं विद्रोह हम्म। कर दूंगा, मैं विद्रोह कर क्या? दूंगा। और यदि विद्रोह कर दूंगा तो फिर अंग्रेजों को एक बहाना मिल जाएगा देश को न छोड़ के जाने का। तो गांधी जी ने कहते हैं उस टाइम पर एक लेटर लिखा सरदार वल्लभ भाई पटेल को कि देखो आप समझदार हो, और एक्चुअली क्या है कि यदि ये नेहरू को यदि प्रधानमंत्री इस वक्त नहीं बनने दिया, ये विद्रोह कर देगा और ये अंग्रेजों को न जाने का वापस चांस मिल जाएगा कि तुम लोगों में ही आपस में एकता नहीं है, तो देश को किसके ऊपर छोड़ा जाए। तो बोले देश की खैर, खातिर भाई तू इतनी बात मेरी मान जा कि वो इसको प्रधानमंत्री गांधी बन जा। गांधी का बेटा था, वो अपने बेटे के लिए उसने लोकतंत्र के खिलाफ चला गया। मतलब देश बड़ा नहीं था, नेहरू बड़ा था। और देश बड़ा नहीं था, जिन्ना बड़ा था, जिसकी वजह से टुकड़े हुए। अगर बिल्कुल नेहरू और जिन्ना बड़े नहीं होते देश से, तो देश के टुकड़े कभी नहीं होते। बिल्कुल। गांधी, नेहरू, जिन्ना ने खुद को देश से बड़ा समझ लिया, जिसके लिए देश के टुकड़े हो गए। हम्म, तो चलिए सर, अब बात करते हैं बैकग्राउंड म्यूजिक की। तो मूवी के अंदर एक गाना बजता है बार बार, तेरी मिट्टी में मिल जावा। इस गाने का एक स्पेशल वर्जन बजता रहता है, जो कि रोंगटे खड़ा करता रहता है और 100% जोश बढ़ाता रहता है ये गाना मूवी के अंदर। और बैकग्राउंड म्यूजिक काफी अच्छा यूज किया गया है पूरी मूवी में। टेंशन में टेंशन वाला म्यूजिक है, इमोशन में इमोशन वाला, सस्पेंस। तो काफी बैकग्राउंड म्यूजिक काफी अच्छा है। और अभी हमने पीछे जाट मूवी देखी थी, उसका बैकग्राउंड म्यूजिक थोड़ा अलग ही लेवल का था, वो और अच्छा था। बट इसका भी काफी डिसेंट है, क्योंकि एक सिंसियर और गंभीर मूवी है ना ये। तो उस हिसाब से जो है सही बैकग्राउंड म्यूजिक है। और मूवी में अगर स्टोरी की बात करें तो मतलब स्टोरी है प्रॉपर एक मूवी में, कि हाँ क्या हुआ, कैसे हुआ, कहाँ जा रही है मूवी, क्या मूवी का उद्देश्य क्या है। तो प्रॉपर एक स्टोरी लाइन थी। आपको क्या लगा, स्टोरी कैसी रही मूवी की? बहुत अच्छी स्टोरी थी सर। जैसा कि हम लोग स्टार्टिंग से बात कर रहे थे कि स्टोरी एक्चुअली क्या है, स्टोरी एक्चुअली स्टोरी जो थी मूवी के पीछे वो यही थी कि जलियांवाला बाग जो हत्याकांड किया गया, डायर ने जो करवाया, और उसको करवाने के बाद भी उसको छिपाना चाहते थे नहीं थे कि वो लोगों तक ये खबर पहुंच पाए कि ऐसा कुछ हुआ है। वो तो उनको क्रांतिकारी वो उनको आतंकवादी दिखा रहे थे। वो यस। उनको वो उनको आतंकवादी। एक्चुअली देखिए, एक तो इतने लोगों को मारा और मारने के बाद भी वो क्या दिखाना चाह रहे कि ये आतंकवाद फैला रहे थे। हम्म। मारने के बाद भी एक गलत मैसेज लोगों तक पहुंचाना चाह रहे थे। यानी डबल मार जिसको बोलो। एक तो उनका जो मतलब यदि ये स्टोरी सर नहीं दिखाई जाती और यदि एक्चुअली ये स्थिति ये सारी चीजें नहीं होती जो आज मूवी में दिखाई गई है, ये उस वक्त नहीं होती, तो आप सोच के देखिए, एक तो उनका बलिदान ही बेकार जा रहा था। मतलब लोगों की निगाह में तो लोग तो उनको आतंकवादी समझ बैठते। अंग्रेजों ने तो लिख देते ना इतिहास में जी 10,000 आतंकवादी इकट्ठे हुए थे जिन आतंकवादियों को एक साथ मरवा दिया गया। राइट। तो वो जो चीज दिखाई, जो स्टोरी है कि उनको दिखाया गया, उनका रोल दिखाया गया, उसको किस तरीके से जिस चीज को अंग्रेज छिपाने की कोशिश कर रहे थे, फिर उस चीज को लोगों के सामने लेके आए, कैसे कैसे लेके आए, क्या क्या चैलेंजेस आए, वही सब कुछ दिखाया है। बहुत अच्छा दिखाया है। और ये लोगों को, जैसे मैंने पहले भी बोला, लोगों को पता होना चाहिए। इस देश में रहते हो तो देश का इतिहास तो पता होना ही चाहिए। और फिल्म में काफी ट्विस्ट भी है, सस्पेंस भी है। और जो ट्विस्ट और सस्पेंस के बाद आपने एक्सपेक्ट किया था कि फिल्म का जो क्लाइमैक्स है वो ऐसा होगा? मैंने तो नहीं किया था। सर मैं फिल्म का तो सच्ची क्लाइमैक्स। बताऊं आपको, मैं तो इतना एक्सपेक्ट कर रहा था जब मूवी देख रहा था कि इस डायर को गोली मारनी चाहिए थी, किसी को मार देना चाहिए था। वो तो लेकिन आपकी क्योंकि वो फीलिंग्स थी। इमोशनल फीलिंग। लेकिन हम्म। फाइनली लास्ट में खबर भी यही मिली कि वो 4 साल बाद अपनी ही किसी बीमारी की वजह से मर गया। वो टेंशन में रहने लगा था। जिस वक्त उसको हटा दिया गया, उसके ऊपर भी चार्जेस लगा दिए गए, केस चला हम्म। उसके ऊपर भी, तो फाइनली वो खुद ही मर गया वो। और ऐसे हम्म। लोगों को तो जीने का अधिकार ही नहीं है जो इतना बड़ा कत्लेआम करवाए। उसको तो पहले ही कोई मार देता तो और अच्छा रहता। तो तो कुल फिल्म मिला का के जो उद्देश्य था वो ये था कि अखबारों के माध्यम से पूरे देश को, पूरी दुनिया को पता चले कि ये आतंकवादियों को नहीं मारा था, ये सामान्य लोगों के ऊपर नरसंहार किया गया था। हम्म, फिल्म का ये उद्देश्य तो उद्देश्य सर था। ये था। फिल्म का उद्देश्य तो ये है कि जो उस वक्त घटना हुई थी वो आज हम हाँ। सब लोग जाने। उस हम्म। वक्त ये जो काम हुआ था उसका उद्देश्य ये था कि सब लोगों को जनरल डायर की और इन अंग्रेजों की
जो करतूत थी वो सबको पता चले, और अपने देश के जो बलिदानी थे, जिन्होंने बलिदान दिया था, उनका बलिदान भी, उनकी शहादत भी लोगों को पता चले, एक सम्मान उन लोगों को मिले। मैं तो बोलता हूँ सच में उन लोगों को सम्मान मिलना चाहिए, वो जहाँ भी हों, जैसे भी हों, सब मतलब ईश्वर उन्हें वो सब कुछ दे जिसके लिए वो डिजर्व करते हैं। सच में आज उनकी वजह से सैल्यूट है उन सारे लोगों को सर। तो अनन्या पांडे की जगह अगर कोई और एक्ट्रेस होती तो क्या आपको लगता है कुछ बेटर हो जाता, कि अनन्या पांडे ने पूरा ईमानदारी के साथ अपना रोल निभाया? सर अनन्या पांडे ने अच्छा किया। देखिए, अब हर एक में थोड़ा बहुत तो डिफरेंट होता ही है। अब यदि कोई बोले हाँ। कि 100%, अब आप इसकी जगह पे क्या नाम है उसका, करीना कपूर को खड़ा कर देते तो उसका थोड़ा सा अलग एक फ्लेवर होता है ना, हर एक का अलग अलग होता है। इसी की जगह पे किसी और एक्ट्रेस को खड़ी कर देते तो अपना जो एक पर्सनल जो एक टच होता है, एक स्टाइल होता है, वो आ जाता है। तो लेकिन अनन्या पांडे का जिस तरीके से वो एक एकदम से, मतलब मैंने तो उसकी मतलब फर्स्ट टाइम ही उसको देखा है किसी मूवी में, मैं तो जानता भी हम्म, नहीं था करके, लेकिन उसका जिस तरीके से नेचर था, मतलब बढ़िया था। आई हम्म। लाइक इट। तो भाई साहब, हम दोनों की रेटिंग तो मिलाई जाए तो 4.5 4.5 है, तो 9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग है, पावरफुल रेटिंग है हमारी तरफ से। हम दोनों ने मूवी देखी, समझी, और बड़ा मजा आया मूवी देखने में। देशभक्ति भी जागी, अक्षय कुमार वापस हो गए हम कह सकते हैं, और बॉलीवुड वापस है इस मूवी के माध्यम से, और पब्लिक भी वापस आ रही है सिनेमा हॉल में। बहुत ही शानदार फिल्म रही है ये, और अगर आप इस मूवी को थिएटर में मिस करोगे तो लाइफ टाइम जो है पछतावा आपको रह सकता है। ये कोई एंटरटेनमेंट मूवी नहीं थी, ये इमोशनल मूवी है, मेंटल चैलेंज की मूवी है, और हिस्टोरिकल मूवी है, जानना जरूरी है हम सभी के लिए। ठीक है जी सर। सर इट इज एन इंस्पिरेशनल, इट इज एन इंफॉर्मेशनल, इट इज ए मोटिवेशनल, मतलब इट इज ए हिस्टोरिकल, मतलब क्या क्या मैं वर्ड्स इसको दूं, वो सब कुछ इसके अंदर है। हाँ, मस्ट वॉच इंस्पायर। वीडियो है। अगर आप भारत के यूथ हैं तो आपको पता होना चाहिए कि क्या हुआ है हमारे देश में। ठीक है। और मूवी रिव्यू के बाद मैं एक और चीज कहना चाहूंगा कि भारत है ये देश, सनातन भारत है। मूवी का नाम केसरी 2 है, तो कुछ भाव हैं छुपे हुए, वो समझिए कि भारत सनातन है, सनातन है भारत। इसके अलावा आओ जाओ गेस्ट सब हैं, बट अपनी जो देशभक्ति है उसको बनाए रखें, सनातन के प्रति श्रद्धा बनाए रखें। बाकी सब सेकेंडरी है हमारे देश में। और किसी भी फील्ड में जीतने के लिए काम कर रहे हो तो हिम्मत रखिए, हौसला रखिए, लगे रहिए। आपका हर प्रयास आपको अपनी सफलता की तरफ लेके जाएगा। और ऐसे ही हम लोग मूवीज के माध्यम से जो कुछ चीजें हमें लगता है कि मैसेजेस कुछ आपको देने चाहिए, हम डेफिनेटली देते रहेंगे। और हम लोगों ने डिसाइड किया है कि हम हर हफ्ता जो भी नई मूवी आएगी वो हम देखेंगे, उसका रिव्यू करेंगे। और आपको पहले से ही हम एक एडवांस में बता देते हैं, नेक्स्ट जो हमारी मूवी जो हम लोग देख के आपको रिव्यू करने वाले हैं, जो कुछ सीखने जो लर्निंग्स है वहां से निकाल के हम आपको देने वाले हैं, उस मूवी का नाम है रेड 2। वाह। रेड 2, तो रेड 2 हम देखेंगे। वी आर और आप सुपर एक्साइटेड। रेड 2 का रिव्यू आप सभी लोगों के सामने बहुत जल्दी होगा। और दोस्तों देखिए, ये हम जो मूवी रिव्यू कर रहे हैं इसका भी हम जो है कारण आप लोगों को बताएंगे कुछ दिनों के बाद। बट अभी अभी जो कारण मुकेश जी ने बताया वो है कि हम मूवीज से क्या सीख सकते हैं, ये कारण है। दूसरे भी कारण हैं बहुत सारे, हम एक लिस्ट बनाएंगे सारे रीजंस की कि हमने मूवी रिव्यू क्यों स्टार्ट किया। वो हम आपको एक डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे, केस स्टडी। परंतु इसी के साथ साथ मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप अपने भविष्य को एक सही दिशा देना चाहते हैं, एक बेहतर भविष्य बनाना चाहते हैं, तो हम लोगों के दोनों के ट्रेनिंग प्रोग्राम एक साथ आ चुके हैं अब। ठीक है, हमारा एक प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है करियर बिल्डिंग स्कूल, जहां पर मुकेश जी हैं MLM सक्सेस कोच, और मैं हूं डिजिटल मार्केटिंग कोच। हम दोनों एक साथ हैं और हम इंडिया के टॉप कोचेज हैं। आप गूगल कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। हमारी सपोर्ट फुल रहती है, हमारी नीयत बड़ी साफ है आपको सपोर्ट करने की, देश को मजबूत बनाने की। तो careerbuildingschool.com पर जाएं, हमारे फ्री कोर्सेज को चेक करें, और अगर आप अपना लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं और हमारे साथ जुड़ते हैं तो हमारी तरफ से आपको फुल सपोर्ट मिलने वाला है। डिजिटल स्किल्स हों, चाहे कम्युनिकेशन स्किल्स, लीडरशिप स्किल्स, मैनिफेस्टेशन, मोटिवेशन, और जितनी भी आजकल जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्किल्स होती हैं वो आप हम दोनों से पूरी की पूरी एक्सपेक्ट कर सकते हो, और हम 100% डिलीवर करेंगे। ऐसा भगवान का आशीर्वाद हमारे ऊपर है। 20-20 साल का हमको एक्सपीरियंस है, तो हम देने वाले हैं आपको।
राइट? जी मुकेश जी, कोई और अंतिम शब्द आपके? डेफिनेटली बिल्कुल आपने सही कहा और हम सभी लोगों से कहना चाहेंगे देखिए आप लोग कहीं पे ऑलरेडी आप इन्वॉल्व हो, आप किसी प्लेटफ़ॉर्म पर इन्वॉल्व हो, आप किसी वर्किंग में इन्वॉल्व हो और आपको लगता है कि मैं कहीं पे काम कर रहा हूँ, तो हम आपको वहीं पे सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं और जितना हमारी तरफ से बेस्ट होगा हम आपको सपोर्ट करेंगे, आपको उसी जगह पे आगे बढ़ाने के लिए। इसके राइट, अलावा यदि कुछ हमारे यूथ अभी ऐसे हैं, कुछ यंगस्टर्स ऐसे हैं, जो अभी कन्फ्यूज़ हैं इस चीज़ को लेकर के कि मैं कहाँ जाऊँ? मैं क्या करूँ? मेरे पास कोई प्लेटफ़ॉर्म नहीं है आगे बढ़ने के लिए, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, मैं डायरेक्शन लेस हो रहा हूँ। मैंने पढ़ाई तो कर ली है, लेकिन पढ़ाई करने के बाद में भी मुझे कुछ सिक्योरिटी दिखाई नहीं दे रही है मेरे करियर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैं आप सभी भाइयों को एक ही चीज़ कहूँगा, बिल्कुल भी परेशान मत होइए, बिल्कुल भी निराश मत होइए। आप जाइएगा डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर मिल जाएगा आपको, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप्स के लिंक मिल जाएँगे। वहाँ पे जाकर के आप हमें पर्सनली कॉन्टैक्ट करिए, व्हाट्सएप ग्रुप हमारा जॉइन कीजिए। हम आपको एक करियर के लिए एक अच्छा प्लेटफ़ॉर्म भी देंगे, ट्रेंड भी करेंगे, आपको आगे भी बढ़ाएँगे। हम आपसे सिर्फ़ एक चीज़ कह सकते हैं, आप जैसे भी हो, आपने जितनी भी पढ़ाई-लिखाई की है, आपकी जो भी ऐज है, आपका जो भी जेंडर है, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। सिर्फ़ और सिर्फ़ हमें आपके अंदर से 2 चीज़ें चाहिए। एक ज़िंदगी में कुछ करने का जुनून और दूसरा आपके पास कुछ सपने हों और आप मेहनत करने को तैयार हैं। यदि आपके पास कुछ सपने हैं, कुछ लक्ष्य है कि ज़िंदगी में मुझे कुछ करना है, मेरे परिवार के लिए, समाज के लिए, इस देश के लिए मैं कुछ करना चाहता हूँ, तो आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आप हमारे दिए गए नंबर्स पर आप जो है हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपको प्लेटफ़ॉर्म भी देंगे और उस प्लेटफ़ॉर्म पर जिताने के लिए आपको नॉलेज भी देंगे, मोटिवेशन भी देंगे, इंस्पिरेशन भी देंगे, गाइडेंस भी देंगे और वो सब कुछ देंगे जो आपको आगे बढ़ाने के लिए चाहिए। तो वी आर ऑलवेज़ ओपन टू हेल्प यू ऑल, जॉइन अस और बहुत-बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों ने बड़े प्यार से इन सारी चीज़ों को लास्ट तक इस सेशन को सुना और यदि सेशन आपको अपीलिंग लगा हो, ये हमारा रिव्यू अच्छा लगा हो, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, जिससे इस रिव्यू के अंदर जो कुछ भी चीज़ें हैं, जो लोगों को आगे बढ़ा सकती है, वो उनको मदद करें। चैनल पे यदि आप पहली बार आए हैं, तो हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आने वाले और भी रिव्यूज़ के नोटिफ़िकेशंस मिल सकें और हमारे जो पावरफुल वीडियोज़ हैं, वो कंटेंट का बेनिफिट आप लोग ले सकें। तो सभी लोगों को नमस्कार। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।